दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। देश में धन के पुनर्वितरण के एक साधन के रूप में विरासत कर पुनः चर्चा में है। रूस ने बाह्य अंतरिक्ष को हथियार मुक्त रखने संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प के मसौदे पर वीटो किया। यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट की जेंडर रिपोर्ट 2024 जारी की। विश्व व्यापार संगठन मराकेश समझौते की 30वीं वर्षगांठ मना रहा है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के रूप में नया नाम दिया गया। यूरोपीय संसद ने कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव को मंजूरी प्रदान की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। देश में धन के पुनर्वितरण के एक साधन के रूप में विरासत कर यानी इनहेरिटेंस टैक्स पुनः चर्चा में है। आपको बता दें, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए विरासत कर के उपयोग पर भारत में व्यापक रूप से बहस चल रही है। विरासत कर किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके वारिसों को विरासत में मिली संपत्ति पर लगाया जाता है। यह संपत्ति कर यानी एस्टेट टैक्स से भिन्न है। संपत्ति कर मृत व्यक्ति की संपत्ति के कुल मूल्य पर लगाया जाता है। यह कई देशों में लागू है, जैसे जापान में कर की दर 55%, दक्षिण कोरिया में कर की दर 50% आदि है। भारत में वर्तमान में कोई विरासत कर नहीं है। भारत में 1953 से संपत्ति शुल्क लगाया जाने लगा था। इस शुल्क की दर 85% तक पहुंच गई थी, जिस कारण यह अत्यधिक अलोकप्रिय हो गया था। इस प्रकार इसे 1985 में समाप्त कर दिया गया। इसके बाद संपत्ति शुल्क के ही समान उपहार कर और संपदा कर लगाया जाने लगा था। हालांकि बाद में इन्हें भी समाप्त कर दिया गया। उपहार कर को 1998 में और संपदा कर को 2015 में समाप्त कर दिया था। हालांकि उपहार कर को 2004 में फिर से लागू कर दिया गया। चलिए अब विरासत कर के गुण और दोष का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला है राजस्व सृजन। इसके गुण की बात करें तो इससे सरकार के लिए राजस्व सृजन में वृद्धि हो सकती है, और दोष की बात करें तो कराधान की ऊंची दर के कारण कर चोरी और कर बचाव जैसे अवैध साधनों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति कर का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी विरासत संपत्ति को बेचने के लिए बाध्य भी होना पड़ सकता है। दूसरा है धन वितरण। इसका गुण है कि यह धन संबंधी असमानता को कम कर सकता है और अवसर की समानता को बढ़ावा दे सकता है। इसके दोष की बात करें तो यह व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करने से हतोत्साहित करता है। साथ ही यह दोहरे कराधान जैसे हो सकता है, क्योंकि विरासत में मिली संपत्तियों पर पहले भी कर लगाया जा चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। रूस ने बाह्य अंतरिक्ष को हथियार मुक्त रखने संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के संकल्प के मसौदे पर वीटो किया है। यह संकल्प संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने संयुक्त रूप से प्रस्तावित किया था। इस संकल्प में सभी देशों से, विशेष रूप से अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों वाले बड़े देशों से बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की स्पर्धा को रोकने के उद्देश्यों में सक्रिय रूप से योगदान करने को कहा गया है। बाह्य अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण यानी वेपनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस का सामान्य आशय विनाशकारी क्षमता वाली मशीनरी को अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित करना है। वैसे इसकी व्यापक परिभाषा में पृथ्वी पर स्थित उन मशीनरी को भी शामिल किया जाता है जिन्हें अंतरिक्ष में स्थापित सैटेलाइट जैसे परिसंपत्तियों को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया होता है। चलिए बाह्य अंतरिक्ष में सशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने वाली प्रणालियों के बारे में जानते हैं। पहला है मिसाइल सिस्टम। इसमें एंटी सैटेलाइट, ASAT मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल इत्यादि आते हैं। दूसरा है दोहरे उपयोग यानी असैन्य और सैन्य उपयोग वाली प्रौद्योगिकियां जैसे उपग्रह, संचार और नेविगेशन प्रणालियां जैसे GPS। तीसरा है अंतरिक्ष मलबा यानी स्पेस डेब्रिस। ये एक और जहां अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स आदि को नष्ट करने का हथियार बन सकते हैं, तो दूसरी ओर सशस्त्रीकरण से नष्ट हुए सैटेलाइट का मलबा भी बन सकते हैं। अर्थात ये बाह्य अंतरिक्ष में सशस्त्रीकरण का कारण और परिणाम दोनों हो सकते हैं। इनके अलावा संचार, निगरानी और टोही प्रणालियों के जरिए सेना की मदद करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित परिसंपत्तियों का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। चलिए अब बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 के बारे में जानते हैं। यह अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को शासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक बुनियादी फ्रेमवर्क है। यह संधि बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों या व्यापक विनाश के किसी अन्य हथियार को स्थापित करने पर रोक लगाती है। यह बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित बुनियादी सिद्धांतों को स्थापित करती है। भारत इस संधि का पक्षकार देश है।
खबर के अंत में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियां और संकल्प जान लेते हैं। इसमें बचाव समझौता 1968, अंतरिक्ष दायित्व कन्वेंशन 1972, प्रक्षेपण पंजीकरण कन्वेंशन 1976, मून अग्रीमेंट 1979, बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की स्पर्धा की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र संकल्प PAROS आदि शामिल हैं। आइए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट की जेंडर रिपोर्ट 2024 जारी की। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स शीर्षक से जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसरों और परिणामों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव तथा भविष्य के तकनीकी विकास में शिक्षा की भूमिका का आकलन किया गया है। लड़कियों की शिक्षा पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव की बात करें तो कोविड महामारी जैसे संकट में भी सूचना व संचार प्रौद्योगिकी लड़कियों की शिक्षा प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकती है। उदाहरण के लिए केन्या में M-Shule प्लेटफॉर्म इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता के बिना टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। डिजिटल विभाजन, लड़कियां और महिलाएं प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने में कम सक्षम होती हैं। विश्व स्तर पर पुरुषों की तुलना में 130 मिलियन कम महिलाओं के पास मोबाइल फोन है। इसी तरह पुरुषों की तुलना में 244 मिलियन कम महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त है। इसके अलावा सोशल मीडिया कल्याण की भावना को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और लैंगिक रूढ़िवादिता को मजबूत करता है। 10 साल की उम्र में सोशल मीडिया पर अधिक सक्रियता लड़कियों में उम्र के साथ बढ़ती सामाजिक भावनात्मक कठिनाइयों से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही साइबर बुलिंग की घटनाएं काफी आम हो गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बनाए गए डीप फेक के खतरे से इसमें और बढ़ोतरी हुई है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और तकनीकी विकास को दिशा देने में शिक्षा की भूमिका को समझते हैं। स्टेम क्षेत्र में युवा महिला स्नातकों की औसत भागीदारी 15% और युवा पुरुष स्नातकों की 35% है। स्टेम से आशय है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। तकनीकी डिजाइन और कार्यान्वयन में कम प्रतिनिधित्व। 2022 में महिलाओं की विज्ञान, इंजीनियरिंग और ICT क्षेत्र की नौकरियों में 25% से कम हिस्सेदारी थी। इसके साथ ही माता पिता और शिक्षकों की भी स्टेम क्षेत्र में लड़कियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन की कम उम्मीद होती है। यह निराधार सोच नकारात्मक लैंगिक रूढ़ियों को मजबूत करती है। इससे लड़कियों की स्टेम क्षेत्र में भागीदारी प्रभावित होती है। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों की बात करें तो शिक्षा प्रौद्योगिकी और एल्गोरिदम का मूल्यांकन करने के लिए समर्पित निकायों का गठन किया जाना चाहिए। इससे यह आकलन किया जा सकेगा कि शिक्षा प्रौद्योगिकी और एल्गोरिदम नकारात्मक लैंगिक रूढ़िवादिता को कहां तक बढ़ा रहे हैं या कल्याण को नकारात्मक रूप से कितना प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा अधिक से अधिक लड़कियों को वैज्ञानिक करियर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। साथ ही AI और प्रौद्योगिकी विकास में महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही सभी के लिए डिजिटल साक्षरता और कौशल को बढ़ाने के लिए केवल अवसंरचना में निवेश करने के दृष्टिकोण से बचना चाहिए। इसके साथ साथ लैंगिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी निवेश किए जाने की जरूरत है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO मराकेश समझौते की 30वीं वर्षगांठ मना रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उरुग्वे दौर की वार्ता की समाप्ति के बाद 1994 में 123 देशों ने मोरक्को के मराकेश में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते से ही 1995 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में WTO की स्थापना हुई थी। WTO ने प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते यानी GATT की जगह ली है। खबर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को लागू करने वाला विश्व स्तर का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये सदस्य देशों की व्यापार के जरिए अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है। कोमोरोस और तिमोर लेस्ते इसके क्रमशः 165वें एवं 166वें सदस्य बने हैं। ये देश वैश्विक व्यापार के 98% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके निर्णय आमतौर पर सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। चलिए अब मराकेश समझौते के बारे में समझते हैं। यह WTO के सभी सदस्यों के बीच व्यापारिक संबंधों के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। इसने व्यापार के दायरे का विस्तार किया है तथा इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं, बौद्धिक संपदा और अन्य क्षेत्र संबंधी व्यापार को भी शामिल किया गया है। इसने आधुनिक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थापना की है। इससे सदस्यों के बीच वार्ता, विवाद निपटान और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिला है। इसने WTO के शासी निकायों की भी स्थापना की है। इन निकायों में मंत्री स्तरीय सम्मेलन, सामान्य परिषद और विशेषीकृत परिषद शामिल हैं। मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। अंत में WTO की उपलब्धियां भी जान लेते हैं। पहली है व्यापार के समक्ष बाधाओं को कम करना। 1995 के बाद से वैश्विक व्यापार की वास्तविक मात्रा 2.7 गुना बढ़ गई है। साथ ही प्रशुल्क की औसत दर 10.5% से कम होकर 6.4% हो गई है। प्रशुल्क दर में यह लगभग 50% की कमी है। दूसरी है वैश्विक वैल्यू चेन का उदय। इन वैल्यू चेन्स के भीतर होने वाला व्यापार आज कुल पण्य यानी मर्चेंडाइज व्यापार का लगभग 70% है। तीसरी है विकासशील देशों में समृद्धि। 1995 के बाद से गरीबी में सबसे तेजी से कमी दर्ज की गई है। साथ ही सभी देशों में क्रय शक्ति में वृद्धि भी दर्ज की गई है। और आखिरी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते और नियम। इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू, समझौता, नैरोबी पैकेज, व्यापार सुविधा समझौता, दोहा विकास एजेंडा आदि शामिल हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट के रूप में नया नाम दिया गया। अंकटाड की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे नया नाम दिया गया है। यह रणनीतिक कदम विकासशील देशों की व्यापार और विकास में वैश्विक भूमिका बढ़ाने की संगठन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। चलिए खबर की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी UNCTAD के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों और संक्रमणशील यानी ट्रांजिशनिंग अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रभावी ढंग से एकीकृत करने में उनकी सहायता करना है। यह देशों की कई तरह से मदद करता है, जैसे व्यापक स्तरीय विकास संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए विकल्पों को अपनाने में, अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने में ताकि उन्हें जिन्सों पर कम निर्भर बनाया जा सके, और वित्तीय अस्थिरता के प्रभाव में आने की संभावना को कम करने में आदि। 195 देश इसके सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके द्वारा जारी की जाने वाली मुख्य रिपोर्ट्स में व्यापार और विकास रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, अल्प विकसित देश रिपोर्ट आदि शामिल हैं। अंकटाड की मुख्य उपलब्धियों की बात करें तो यह संगठन 4 अन्य प्रमुख संस्थागत हितधारकों के साथ विकास के लिए वित्त पोषण का कार्यान्वयन कर रहा है। विकास के लिए वित्त पोषण को अदीस अबाबा एजेंडा 2015 में वैश्विक समुदाय ने प्रस्तुत किया था। गौरतलब है कि 4 अन्य प्रमुख संस्थागत हितधारक हैं विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व व्यापार संगठन WTO और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। इसके अलावा ऋण प्रबंधन और वित्तीय विश्लेषण प्रणाली यानी डेप्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस सिस्टम DMFAS कार्यक्रम के तहत देशों को सहायता प्रदान की गई है। चलिए अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। यूरोपीय संसद ने कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव यानी CS3D को मंजूरी प्रदान की। CS3D का उद्देश्य संधारणीय और जिम्मेदार कॉर्पोरेट व्यवहार को बढ़ावा देना है। साथ ही कंपनियों के संचालन एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मानवाधिकारों और पर्यावरणीय विचारों को शामिल करना है। आइए आप CS3D के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। ड्यू डिलिजेंस दिशा निर्देश का अनुपालन आवश्यक है। इसमें ऐसे तरीके शामिल हैं जिनके माध्यम से
कॉरपोरेट्स अपने कार्यों के वास्तविक और संभावित प्रतिकूल दुष्प्रभावों जैसे प्रदूषण, बाल श्रम आदि का अनुमान लगा सकते हैं। गौरतलब है कि कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल को पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के अनुरूप बनाने के लिए एक ट्रांजिशन योजना अपनानी होगी। दिशा निर्देश किन पर लागू होगा, अब ये जान लेते हैं। यूरोपीय संघ EU की ऐसी कंपनियां और उनकी मूल यानी पेरेंट कंपनियां जिनमें 1000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, साथ ही जिनका दुनिया भर में 450 मिलियन यूरो से अधिक का कारोबार है। इसके अलावा EU के बाहर की ऐसी कंपनियां, उनकी मूल कंपनियां और EU में फ्रेंचाइजिंग या लाइसेंसिंग अग्रीमेंट वाली कंपनियां जिनकी EU में समान टर्नओवर सीमा हो। उल्लंघनों के लिए जुर्माना, दिशा निर्देश का पालन नहीं करने पर नेमिंग और शेमिंग तथा कंपनियों के निवल विश्वव्यापी टर्नओवर का 5% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए अब CS3D से संबंधित चिंताओं के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यह विकासशील और अविकसित देशों की कंपनियों के लिए चुनौतियां पैदा करता है। इसके साथ ही दिशा निर्देश का अनुपालन करने के लिए इन कंपनियों को अधिक संसाधनों का निवेश करना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको बता दें कि हाल ही में देश ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी 49वीं पुण्यतिथि पर याद किया। चलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जान लेते हैं। वे एक महान विद्वान, दार्शनिक और राजनेता थे। उनके योगदान की बात करें तो वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। वे संविधान सभा के लिए भी चुने गए थे। उनकी साहित्यिक कृतियों में द प्रिंसिपल उपनिषद्स, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, धम्मपद आदि शामिल हैं। पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें तो वे नाइटहुड एवं भारत रत्न से सम्मानित हैं। गौरतलब है कि शिक्षा और दर्शन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योगदान के लिए उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम इनसे बुद्धिमत्ता, नेतृत्व, सहानुभूति आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। इलायची के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण पर्याप्त वर्षा न होने की वजह से इलायची के उत्पादन में आने वाली कमी है। लगभग 60 वर्षों के बाद सेशेल्स के निकट समुद्री जल में ब्लू व्हेल को फिर से देखा गया है। ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाला जीव है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का अनावरण किया। यह पेरिस की क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव का अगला चरण है। जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क यानी CTCN ने अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे किए। CTCN संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत कार्य करता है। यह विकासशील देशों के अनुरोध पर कम कार्बन उत्सर्जन वाली पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के शीघ्र हस्तांतरण और जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देता है। तमिलनाडु में खाद्य संरक्षा आयुक्त ने अधिकारियों को खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन के उपयोग की निगरानी करने का निर्देश दिया है। भारत में NAAS यानी नेटवर्क एज अ सर्विस का बाजार 2024 के $1.18 बिलियन से बढ़कर 2029 तक $7.32 बिलियन हो जाने का अनुमान है। हाल ही में बेंगलुरु में एक दुर्लभ खगोलीय परिघटना दर्ज की गई। इसे जीरो शैडो डे के नाम से जाना जाता है। शोधकर्ताओं को अटाकामा मरुस्थल में 13 फीट नीचे चरम स्थितियों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों का एक बायोस्फीयर मिला है। इससे मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाने में मदद मिल सकती है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।